जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे जल के बारे में। आज की क्लास जल से शुरुआत होगी, जिसको हम पीते हैं, अपने डेली लाइफ में इसका प्रयोग करते हैं। आखिरकार वो जल है क्या, उसका सूत्र क्या है, उसकी संरचना क्या है, आज इन सभी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इसके पहले की क्लास में आप भारी जल के बारे में, भारी जल क्या है, ठोस कठोर जल के बारे में पढ़ लिए हैं। अभी भारी जल भी पढ़ना है और मृदु जल भी पढ़ना है, अशुद्ध जल भी पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, लेकिन आज शुरुआत हम टॉपिक में लेंगे जल। जल क्या होता है? जल का एक ऐसा द्रव है जिसका फार्मूला H2O होता है। सबको पता है कि H2O जो होता है वो जल का फार्मूला होता है। यानी कह सकते हैं कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट उपस्थित होते हैं। अगर हम तात्विक अनुपात इनका देख लिया जाए तो 2:1 के अनुपात में उपस्थित होते हैं। और यदि भारात्मक अनुपात की बात कर ले तो ये हो गया 2:16 हो जाएगा, और 1:8 के अनुपात में। ये भारात्मक अनुपात अगर देखा जाए, और भारात्मक अनुपात तो 1:8, और तात्विक अनुपात की बात करें तो 2:1 के अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं। और देखा जाए जल बिल्कुल फैला हुआ होगा, लेकिन उसका सूत्र H2O होगा। और उसकी संरचना के बारे में अगर बात करें तो देखने में कुछ नहीं लगता है, लेकिन फिर भी उसकी संरचना जो है वो एंगुलर होती है। उसके केंद्रीय ऑक्सीजन पर sp3 संकरण पाया जाता है। कोणीय के साथ साथ उसका जो कोण बनता है 104 डिग्री 5 अंश का 104.5 डिग्री का कोण बनता है। मतलब ऐसे ऑक्सीजन यहाँ पर बीच में होगा, ये ऑक्सीजन बीच में होगा, और दोनों किनारे किनारे ये होंगे, और इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे होंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और इसके जो बीच का कोण होगा, हम कहते हैं HOH के बीच का कोण 104.5 डिग्री। ये इतना इसके बीच का 104.5 का कोण पाया जाता है। और ये देखिए बिल्कुल एंगुलर है, कोणीय दिखाई दे रहा है, ये कोणीय संरचना में पाया जाता है। हाँ, जरूरी है ये जान लेना कि इस पर sp3 संकरण पाया जाता है, लेकिन फिर भी इसकी आकृति जो है वो टेट्राहेड्रल नहीं हो पाती है। रीजन ये है, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड को कम करने का काम करते हैं। ये जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है इसको लूज कर देते हैं, जिससे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से घट करके ये 104.5 डिग्री हो जाता है। और बात कर लें इसके फ्रीजिंग पॉइंट के, यानी जिस पर कोई द्रव जम जाता है, वह टेम्परेचर वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे ही तापमान 0 हो जाता है, तैसे ये पानी जो लिक्विड होता है, ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, ये बिल्कुल बर्फ की अवस्था में पहुंच जाएगा, ठोस हो जाता है। फिर अगर हम बात करें इसके बॉइलिंग पॉइंट की, अगर ये द्रव अवस्था में है तो उबलेगा भी, कोई न कोई टेम्परेचर दिया जाएगा जिस पर ये द्रव उबलना शुरू करेगा, वही उसका क्वथनांक होता है। तो जो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री होता है। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये पानी उबलना शुरू कर देता है। अगर बात करें कि 4 डिग्री सेल्सियस, एक इन दोनों के अलावा एक 4 डिग्री सेल्सियस है। 4 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो इसका अधिकतम क्वथनांक होता है, मैक्सिमम कह सकते हैं डेंसिटी होती है। जैसे ये सुने होंगे आप कि बर्फीले क्षेत्रों में बर्फबारी भी ज़्यादा होती है, वहाँ का पानी जो होता है वो ठोस अवस्था में बर्फ़ की अवस्था में चेंज होता है, फिर भी मछलियाँ वहाँ जीवित रहती हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए कि ऊपर का जो तापमान है वो 0 हो जाता है, या 0 से भी कम हो जाता है, माइनस में चला जाता है। माइनस में जाने से वो बिल्कुल, एक तो 0 पर ही बर्फ़ हो गया, माइनस में जाने पर और वो ठोस हो जाता है। अगर कहीं कोई सैक भी रहता हो, पूरी तरह से कंप्लीटली वो भर जाता है। लेकिन उसके नीचे ना तो वायु जा पाती है, और ना नीचे की जो गैसें हैं वो ऊपर आ पाती हैं। कहने का मतलब फिर भी नीचे का जो टेम्परेचर है लगभग 4 डिग्री सेल्सियस बना रह जाता है। और उसी 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर कहते हैं पानी का घनत्व अधिकतम होता है। मतलब अब वो चूँकि जमेगा तो 0 डिग्री पर ही, अब 0 डिग्री तो है नहीं, है 4 डिग्री पर ये वहाँ पर लिक्विड अवस्था में रहता है। और मछलियों की एडाप्टिसिटी होती है, इतने ठंडक में भी वो जीवित रह सकती हैं। तो इसीलिए कहते हैं बर्फीले क्षेत्रों में जहाँ बिल्कुल बर्फबारी होती हो, तालाब के ऊपर, बिल्कुल नदी के ऊपर, नहर के पानी के ऊपर बिल्कुल अगर बर्फ़ भी जम जाता है, फिर भी मछलियाँ उसके नीचे सुरक्षित रहती हैं। तो उसका रीज़न है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर द्रव का जो क्वथनांक होता है, जल का क्वथनांक, डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है। क्वथनांक तो 100 डिग्री पर होता है। ये इतनी बातें। हाँ, पीएच वैल्यू की बात करें, इसका पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 होता है। मतलब
ना तो इस पर कोई अम्लता दिखाई पड़ती है, ना तो इस पर कोई क्षारीयता, बिल्कुल ये उदासीन होते हैं। आप कोई भी पेपर ले, चाहे रेड लिटमस पेपर ले लीजिए, चाहे ब्लू लिटमस पेपर ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए कहते हैं ना ये विद्युत उदासीन होता है। लेकिन जल शुद्ध अवस्था में होगा फिर उदासीन होगा, और उसी का pH मान 7 होगा। जो हम लोग पानी पीते हैं वो वास्तव में वो शुद्ध नहीं होता है। यदि शुद्ध होगा तो उसमें, अभी बताएंगे इसके आगे, कि इसमें जो कुछ पदार्थ मिल जाते हैं, उन्हीं पदार्थों के कारण जल अशुद्ध होता है। और अशुद्ध जल का मतलब ये ऐसा नहीं, अशुद्धता जो हम लेकर के आते हैं वो कुछ एलिमेंटों के मिलने के कारण आता है, जो हमारे लिए लाभदायक है। यदि द्रव में कुछ भी ना पाया जाए, बिल्कुल शून्य हो जाए, उसमें कोई भी पार्ट्स किसी अन्य पदार्थ का ना मिला हो, तो ऐसी अवस्था में वो अशुद्ध जल होगा। आगे के टॉपिक में हम अशुद्ध जल, मृदु जल के बारे में चर्चा करेंगे, तो वहाँ सारी चीज़ें डिटेल करेंगे। यहाँ पर आपने देख लिया। और ये सार्वत्रिक विलायक है। सार्वत्रिक विलायक का मतलब क्या होता है? इसमें लगभग हर पदार्थ घुल जाता है। वैसा नहीं उसमें ईंट पत्थर घोल दीजिए, मतलब सारे पदार्थ हमारे भोज्य पदार्थ, मतलब डाइजेशन में भी उसका काफ़ी रोल होता है। ये जितने भी हम लोग भोजन लेते हैं, जो भी विलेय पदार्थ इसके होते हैं, उसी में आराम से घुल जाते हैं ये। इसीलिए कहा गया है कि सार्वत्रिक विलायक है ये, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी इसको कहते हैं। आगे अगर देखा जाए तो ये जो जल होता है, जल को 1 2 3 4 कह सकते, 1 2 3 4 कुल मिलाकर के 4 भागों में बांटा गया। ये जल 4 प्रकार के हो सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। पहला है कठोर जल, जिसके बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं, ये क्लास पहले ही हम आपको दे दिए हैं। कठोर जल में अस्थाई और अस्थाई, 2 अस्थाई पाई जाती हैं। कठोर जल की 2 प्रॉपर्टियां होती हैं, अस्थाई कठोरता और अस्थाई कठोरता। ये सब क्लास में पहले हो चुका है। दूसरा है आसुत जल, और तीसरा है मृदु जल, और चौथा है भारी जल। देखेंगे ये सब जल के प्रकार होते हैं। अब बात हो अगर आसुत जल की, तो ये जान लेना जरूरी है कि आसुत जल होता क्या है। वैसे वासुत जल ये मतलब ये होता है जिसमें कोई भी पदार्थ ना मिला हो, केवल और केवल जल हो। मतलब केवल और केवल क्या हो? H2O हो, तभी वो आसुत जल कहा जाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? वैसे भी देखते हैं तो H2O ही है, लेकिन नहीं, जैसे इसे बनाने के लिए हम ऐसा करेंगे कि एक आसवन फ्लास्क लेंगे। मतलब एक तरीका जान लीजिए कैसे बनता होगा आसुत जल। ये एक हम आसवन फ्लास्क लेते हैं, उसमें उस जल को रखते हैं जो अशुद्ध होता है। अशुद्ध जल का मतलब जैसे उसमें सोडियम मिला हो, Cl मिला हो, कैल्शियम मिला हो, अन्य भी पदार्थ एलिमेंट मिले हों जो उसमें घुल सकने वाले हों, वही पदार्थ अगर मिले हैं, तो जब हम इसे गर्म करते हैं, ये गर्म करने के बाद ये बाहर निकलेगा, तो एक साइड में हम इसी रास्ते में संघनित्र लगाए रहेंगे। संघनित्र क्या करेगा? इसके वाष्प को ठंडा करेगा। ये जा करके बूंद बूंद करके ये इस पात्र में इकट्ठा हो रहा है। अब इसमें केवल और केवल H2O है। यहाँ पर कैल्शियम हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, ये तो उड़ेगा नहीं, जानते हैं। नमक अगर हम पानी में डाल देते हैं तो नमक उसी में रहता, पानी उड़ जाता, क्योंकि पानी की डेंसिटी हल्की होगी, ये पानी उड़ जाएगा। तो यहाँ पर केवल शुद्ध और शुद्ध पानी ये बच रहा है, उसी को हम बोलते हैं आसुत जल। आप ऐसा ही समझ लीजिए, आसुत जल में कुछ नहीं पाया जाता है। हमने कठोरता के बारे में पिछले वाली क्लास में चर्चा किया था, जिसको ppm में बताया था, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, यह हमने कहा था मिलीग्राम प्रति लीटर कह दीजिए। उसके कठोरता की मात्रक के लिए भी बताया गया था। तो चाहे आप इसका प्रयोग करिए या ppm का प्रयोग करिए। अगर हम ppm की बात कर लें तो इसमें 0 ppm होता है। 0 ppm का मतलब होता है कि 1 मिलियन में, पानी के 1 मिलियन अणु में कोई भी अतिरिक्त अणु नहीं पाया। 0 मतलब कोई भी अतिरिक्त अणु, कोई भी अतिरिक्त पदार्थ नहीं पाया जाता है, तब हम उसको 0 ppm कहते हैं। इसलिए कहा गया है कि आसुत जल का जो ppm होता है वो 0 होता है, मतलब कुछ भी नहीं पाया जाता है उस शुद्ध अवस्था में। जैसे बैटरी का पानी देख रहे हैं, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे हम? यहाँ देखिए बैटरी का पानी, बैटरी के पानी में कुछ भी नहीं पाया जाता है, केवल पानी होता है। वो इंजेक्शन में प्रयोग करते हैं डॉक्टर, देखते होंगे कि जब किसी को मतलब इंजेक्शन लगाना होता, कुछ ऐसे पाउडर दिए जाते हैं जो पानी में घुलने लायक होते हैं। वैसा तो होता नहीं है कि नल से पानी लिए, नल से पानी से इंजेक्शन ले ली, इंजेक्शन उसमें भर करके दवा घोल करके लगा दी, तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब दिक्कत इतनी हो जाएगी, वो पक भी सकता है। तो इसलिए वह पानी शुद्ध नहीं है, क्योंकि उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, अनेक मतलब अब क्या क्या नाम लें, जितने भी तत्व हो सकते हैं उसमें घुलनशील सब घुले होते हैं। और दवा का अपना एक कंपोजिशन होता है। अब पता चला हम नल का पानी, नदी का पानी इंजेक्शन भर करके दवा घोल करके लगा रहे हैं,
तो कंपोजिशन उसका बढ़ गया, जो आपको फायदा पहुंचाने वाला था वही उल्टा रिएक्शन करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसमें अनेक प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। वो एलिमेंट्स दवाओं के कंपोजिशन के साथ रिएक्शन कर जाएंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। इसीलिए देखे होंगे कुछ दवाइयाँ आती हैं उसमें पाउडर रहता है, पाउडर के बगल में एक छोटी सी प्लास्टिक की शीशी रहती है, उसमें पानी भरा होता है। वास्तव में वही पानी जो होता है वो अशुद्ध जल होता है, उसी को इंजेक्शन में डाल करके उस पाउडर को घोल लिया जाता है। ऐसा नहीं करते डॉक्टर बाहर से पानी ला कर घोल करके उसको आपको इंजेक्शन लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप बिल्कुल देख सकते हैं वही अशुद्ध जल है। बैटरी का पानी देखें वही अशुद्ध जल है, क्योंकि उसमें कोई भी अन्य प्रकार के एलिमेंट नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल जीरो, हमने के लिए 0 ppm होता है। चलिए आगे चलते हैं। अशुद्ध जल हो गया। अशुद्ध जल को ही हम प्योर वाटर भी कहते हैं, डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर मतलब शुद्ध जल। शुद्ध जल की अगर बात करें, डिस्टिल वाटर ज़्यादा नाम लोग लेते हैं, लेकिन होता क्या है इसको जाना चाहिए। तो डिस्टिल वाटर ही वो शुद्ध जल होता है, उसको अशुद्ध जल बोलते हैं। और सही माने में कहें तो अशुद्ध जल ही होता है जिसका pH वैल्यू 7 होता है, क्योंकि उदासीनता तभी आ पाएगी जब pH वैल्यू 7 होगा। और अब बात कर लें हम मृदु जल की। मृदु जल अब ऐसे सामान्य रूप से कहिए कि पानी में कोई अतिरिक्त एलिमेंट मिला दिया जाए जो उसको अशुद्ध कर देता है। जैसे हम लोग जो पानी पीते हैं वो शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध होता है। नल का पानी अशुद्ध होता है। अशुद्ध इसलिए कह सकते हैं, ये नहीं गंदगी भरी हुई है। अशुद्धता का मतलब केवल ये हो गया, इसको हम केमिकली बता रहे हैं। उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के, जैसे उसमें बताया थे सल्फेट, क्लोराइड आदि कुछ मिले होते हैं, कठोर जल हो जाता है। ठीक है, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के एलिमेंट मिले होते हैं इस H2O के साथ, तो जिससे ये अशुद्ध तो नहीं रह पाता है। तो इसी जल को हम कहते हैं मृदु जल। मृदु जल क्या करेगा साफ पहचान के लिए, ये साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग देगा। जाने रहेंगे, साबुन के साथ अच्छी तरह झाग देगा। इसी का प्रयोग हम पीने में करते हैं, क्योंकि जब पीने में करेंगे तभी उसमें कुछ स्वाद आ पाता है। शुरू में हमने बताया क्या कि पानी जो होता है रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन भी होता है। तो स्वादहीन कब होगा, जब वो अशुद्ध के रूप में होगा। रंगहीन कब होगा, जब अशुद्ध के रूप में होगा। गंधहीन कब होगा, अशुद्ध के रूप में होगा। फिर भी नल के पानी में कोई गंध नहीं है, लेकिन अगर रंग की बात करें रंग भी नहीं है, और स्वाद की बात की कोई स्वाद भी नहीं, लेकिन लगता है कुछ स्वाद है, जो कि प्यास बुझाने में काम आता है। वैसे भी अशुद्ध जल भी प्यास बुझाने के काम है, लेकिन उसका कोई स्वाद नहीं मिलेगा। उससे शुरुआत में कहा गया पानी क्या होता है, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। स्वाद की कोई ज़रूरत नहीं होती, फिर भी जो हम नल का पानी पीते हैं उसमें कुछ न कुछ स्वाद हमको मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के एलिमेंट मिले होते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फ्लोराइड भी कहीं कहीं होता है, क्योंकि वो नुकसान पहुंचाता है हमारे दांतों के लिए, ऐसा नहीं है। तो कुछ नुकसान भी करते हैं, कुछ हमारे लिए फ़ायदा भी करते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम फ़ायदादार भी होता है। तो ये सब पानी के साथ मिल जाता है, हमको स्वाद मिलता है। अब रही बात और आगे कि अशुद्ध जल की उपयोगिता क्या हमने बता दिया कि पीने में कर सकते हैं, कपड़े धोने में कर, ये मृदु जल का उपयोग पीने में कर सकते हैं और कपड़े धोने में करते हैं। अन्य जितनी भी क्रियाएं होती हैं हम प्रायः मृदु जल का ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद मिलेगा आपको भारी जल। भारी जल, भारी जल का क्लास हम आगे लेकर के मिलेंगे तीसरे पार्ट में। आज का दूसरा पार्ट ये केवल और केवल अशुद्ध जल और मृदु जल पर आधारित है। भारी जल के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको सारी डिटेल दी जाएगी, भारी जल क्या है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें होंगी। एक चीज़ छोड़ दिया हमने, H2O के अणुभार की बात कर लें तो H2O का अणुभार जो होता है वो 18 होता है। क्या होता है अणुभार, आप ऐसा कर सकते हैं, H2O यहाँ पर 2 गुणे 2 प्लस यहाँ पर आप कर लेंगे 16 बराबर हो गया 18। इसका अणुभार जो होता है 18। ऑक्सीजन के अगर देखे जाए तो 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, दोनों 2 + 16 बराबर 18। इसका अणुभार 18 हो जाता है। अब अगर हम मृदु जल की बात कर लें, जब हम इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट मिले होते हैं, जब भी कोई पदार्थ मिलता है तो देख रहे हैं ppm इसका बढ़ गया। इसका 150 ppm हो गया मृदु जल का। क्यों हुआ? क्योंकि शुरुआत में हमने कहा था अशुद्ध जल में कुछ भी नहीं पाया गया तो 0 दिया गया, लेकिन मृदु जल में कुछ एलिमेंट मिल जाते हैं, उसके कुछ पार्ट मिल जाते हैं। 1 मिलियन में अणुओं में कुछ न कुछ अलग प्रकार के तत्व मिल जाते हैं, इसको कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। तो 150 हो गया, ये 150 हो गया, 145 हो गया, 839 हो गया, यहाँ तक पहुँच जाता है, तब वो जल मृदु जल कहलाता है। लेकिन अब बात एक आती है, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा प्रश्न भी है कि मृदु जल और यहाँ पर वर्षा का जल, इन दोनों में शुद्ध कौन है? वास्तव में देखा जाए तो वर्षा का भी जल शुद्ध ही होता है। सबसे शुद्ध जल अगर माना गया है तो वर्षा का माना गया है।
अच्छा, वर्षा का और पानी का जब तुलना कराते हैं तब माना गया है कि वर्षा का जल शुद्ध जल होता है। ऐसा क्यों? हम जानते हैं कि ये जो अशुद्ध जल का आपने निर्माण एक आसवन फ्लास्क के जरिए किया था, सेम ही प्रक्रिया प्रकृति भी अपनाती है। बस यही है, प्रकृति के पास कोई आसवन फ्लास्क नहीं है, प्रकृति के पास कोई परखनली नहीं है, लेकिन है क्या कि पूरा जो हमारा ये कह सकते हैं वायुमंडल है, इसमें उसकी इतनी व्यवस्थाएं हैं कि हम लोग एक आसवन फ्लास्क की तरह भी काम कर सकते हैं। जैसे होता क्या है, ये समुद्र से पानी उठाए गई, समुद्र से पानी वाष्पित हो करके, अच्छा उसको गर्म करने के लिए, इसे गर्म करने के लिए हमने बर्नर का प्रयोग किया। अब वो उस पानी को गर्म करने के लिए सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करेगा। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नदी का पानी, झरने का पानी, तालाब का पानी, जहाँ का भी पानी खुले वातावरण में होगा वो गर्म होगा। गर्म होने के बाद ये वाष्पित होगा। ठीक है, वाष्पित होने के बाद उसको ठंडा भी करना है, तो ठंडा करने की क्रिया संघनन में होती है। ऊपर आसमान में जाएगा तो जाकर के वहाँ ठंडा होगा, बस ठंडा होने के दौरान वो पानी बरसना शुरू हो जाएगा। तो शुद्ध तो हो ही गया, लेकिन शुद्ध तभी तक होगा जब तक वह पृथ्वी पर नहीं पहुँचेगा। मतलब ऐसा है कि जब पृथ्वी पर पहुँच जाएगा तो पृथ्वी पर तमाम प्रकार के एलिमेंट उपस्थित हैं। अब वो एलिमेंट जब पानी के साथ, जैसे यहाँ पर जब ये एलिमेंट पानी के साथ मिल जाएंगे तो पानी मृदु हो जाएगा अथवा अशुद्ध हो जाएगा, वो पीने योग्य हो जाएगा। पीने योग्य तो बरसात का भी पानी है, लेकिन कब? जब वो पृथ्वी पर गिर जाता है तो उसमें अशुद्धता आ जाती है। इसकी भी छनाई करी, फिर प्रक्रिया वही पानी पीने वाला, धोने वाला, तमाम प्रक्रियाओं में, तमाम प्रयोगों में लिया जाता है। लेकिन अगर हम केमिकली बात करें कि इन दोनों में, मतलब अशुद्ध जल में और वर्षा के जल में शुद्धता किसकी होती है, तो हम कहेंगे ज़्यादा शुद्ध जो होता है वो अशुद्ध जल होता है, क्योंकि उसमें 0 ppm पाया जाता है। वर्षा का जल लगभग 250 ppm तक वर्क करता है। ऐसा क्यों? 150 तक तो हम लोग मृदु जल कहते थे, इसमें 250 कहाँ से आ गया? आपको पता है कि हमारे पृथ्वी पर अनेक प्रकार के कल कारखाने उपस्थित हैं, अनेक प्रकार की गैसें यहाँ से छोड़ी जाती हैं, अनेक प्रकार के कल कारखानों से धुएं निकलते हैं। वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। जो गाड़ियाँ चलती हैं, आपने देखा होगा दिल्ली की स्थिति क्या है, वहाँ पर दिवाली के दिन पटाखों पर रोक लगाया जाता है कि पटाखे कम से कम दगे या ना के बराबर दगे, क्योंकि छोटा सा शहर है, अगर इतना धुआं उड़ जाएगा तो बिल्कुल वो एक प्रकार के सकते अंधेरा छा जाता है। तो आखिरकार उस अंधेरे में क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तमाम प्रकार के ऑक्साइड होते हैं, ये जो वातावरण में उड़ते रहते हैं। और जब बरसात का पहला पानी गिरता है तो उसी पानी के साथ ये सारी चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि सब मिल करके गिरते हैं। और जब मिल करके गिरते हैं तो हमारे अगर त्वचा पर गिर जाएंगे, जिसको हम शुद्ध पानी कहते हैं, पहले तो शुद्ध पानी कहते थे, अगर हमारी त्वचा पर गिरेंगे तो दाने दाने फफोले पड़ जाएंगे, तमाम ऐसे डर्मल डिजीज हो जाएंगी, बाल पे झड़ना शुरू हो जाएंगे, मतलब तमाम प्रकार की इमारतों पर भी नुकसान होगा। आप जानते हैं आगरा का ताजमहल जिसका रंग बदरंग हो, वो अम्लीय वर्षा का मतलब यही, जब पानी गिरेगा वातावरण में अम्लीयता बढ़ी हुई है, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैस बढ़े हुए हैं, CO2 बढ़ा हुआ है, CO बढ़ा हुआ है, तो ये सब जब पानी के साथ मिलेंगे तो कोई कार्बनिक अम्ल बनाएगा, कोई H2SO4 बनाएगा। जब वो पृथ्वी पर गिरेंगे, मतलब इमारतों पर गिरेंगे, तो इमारतों को नुकसान करेंगे, जीव जंतुओं पर गिरेंगे उनको नुकसान पहुंचाएंगे, पेड़ पौधों पर गिरेंगे उसको नुकसान पहुंचाएंगे, जहाँ गिरेंगे वही नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए बरसात का पहला पानी जो होता है काफ़ी नुकसानदेह होता है, तमाम त्वचा पर पल्ले निकल जाएंगे, दाने पड़ जाएंगे, ये सब हो जाएंगे, वो सब मतलब तमाम प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। अब देखिए, कोई ससुरी गाना गाई थी क्या, भीग लेने दे पहली बरसात में, भीगो ससुरी, क्या होगा? वो फफोले पड़ जाए, कोई पसंद ही नहीं करेगा, इतना उसके ऊपर पानी पड़ जाएगा, सब पूरा खौरा जाएगा, पूरा शरीर खौरा जाएगा, यही स्थिति हो जाएगी। तो गाने पर मत जाइएगा, वो गाना अपनी तरह है, आप केमिस्ट्री के छात्र हैं, आप केमिस्ट्री की तरह देखिए, नहाने से पहले उस गाने के ऊपर कोई प्रयोग करने से पहले जरूर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि वर्षा का जल है उसका 250 ppm होता है वैल्यू, उस पर जाएंगे तो गाने का सारा नशा उतर जाएगा, इससे उस पर नहीं जाने की जरूरत है। अब आप देखिए, यहाँ पर अशुद्ध जल और वर्षा के जल की अगर बात कर लें तो अशुद्ध जल जो होता है ज़्यादा शुद्ध है, क्योंकि 0 ppm है और 250 ppm। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब रही बात हमें ये बताने की हैवी वाटर, जिसको आप मृदु जल कहते हैं, इसको लेकर के हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और कमेंट भी करिए। और भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, चूँकि हमने बीच में नहीं कहा, लेकिन आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट लिए होंगे। और कुछ इसमें नहीं बचता है, इतना ही हमें लगता है कि पर्याप्त है। अगर कुछ और भी आपको लगता है, जरूर कमेंट में आप सुझाव दीजिएगा।